दोस्तों, आज़ादी सभी को पसंद होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो गलत फ़ायदा उठाने से उनकी ज़िंदगी तबाह भी हो जाती है। ऐसे ही एक महिला होती है जिसकी शादी एक व्यक्ति से हो जाती है और वो व्यक्ति से शादी होने के बाद महिला किसी और मर्द के साथ अपना संबंध रखती है। जब पति को पता चलता है तो वो महिला कुछ दिनों के बाद अपने पति से अलग हो जाती है और दूसरे मर्द के साथ रहने लगती है। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उस मर्द के साथ भी उसका दिल भर जाता है, तो वो फिर तीसरे मर्द की तलाश में वो इधर-उधर भटकती है, जिसमें कि वो तीसरे व्यक्ति को भी या तीसरे आदमी को भी वो कहीं न कहीं वो उसको मिल जाता है और वो तीसरे मर्द से संबंध रखती है और उसका नतीजा ये होता है कि एक दिन बहुत बड़ा कांड हो जाता है और उस महिला की लाश जो है वो 59 पार्ट्स में, मतलब 59 पार्ट में फ्रिज में कटी हुई मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी क्या है? ऐसा क्या होता है उस महिला के साथ जो इतनी बुरी हालात में उसकी स्थिति इस तरह की होती है कि इतना बड़ा कांड हो जाता है? तो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? इस मामले को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और अंत तक वीडियो को देखें, जिससे कि आपको इस वाक़ये की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो फिर मैं आपको वही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमें फॉलो करिए, जिससे कि और भी नई-नई कहानियाँ और जो कि मोरल कहानियाँ हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ हैं, वो आपको बराबर सुनने को आए। और ये सारी घटनाएँ हकीकत की हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, जो कि हम आपके लिए बराबर लाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल विजविक्स और मेरा नाम है सुनीता तिवारी। नमस्कार दोस्तों। तो आपको जो ये घटना मैं बताने जा रही हूँ, ये हकीकत की घटना है और ये घटना बैंगलोर की है। बैंगलोर में एक नेपाली परिवार होता है और इस परिवार में 4 लोग रहते हैं और बहुत आराम से रह रहा होता है ये परिवार। ये 4 इनके बच्चे होते हैं और 4 बच्चे में 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां होती हैं। जो लड़कियां होती हैं वो जुड़वा होती है। बड़ी वाली लड़की का नाम लक्ष्मी होता है और छोटी लड़की का नाम महालक्ष्मी होता है। तो दोस्तों, ये दोनों लड़कियां बहुत अच्छे से रह रही होती हैं, परिवार बहुत अच्छे से रह दोनों बहनों में चंद सेकंडों का अंतर होता है। दोनों बहनें धीमे-धीमे बड़ी होने लगती है। जब 19 की होती हैं तो छोटी वाली बहन की शादी होती है और शादी तय होती है एक लड़के के साथ और फिर उसका विवाह हो जाता है। उस लड़के का नाम होता है हेमंत दास। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतने लगता है और आगे उनको एक बेटी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आपस में बनती नहीं थी, बार-बार लड़ाइयाँ होती थी। दरअसल महालक्ष्मी का व्यवहार थोड़ा अलग होता है और उसकी दोस्ती किसी एक लड़के से हो जाती है, जिस लड़के का नाम अशरफ होता है और वो लड़का एक हेयर ड्रेसर होता है। वो लड़का उत्तराखंड का होता है और जिसके साथ वो संबंध रखती हैं। फिर धीमे-धीमे इसी तरह से आगे बढ़ता है और पति को उसके पता चल जाता है कि उसकी बीवी का संबंध किसी अंतर पर्सन से है और पति उसको मना भी करता है कि इसका दुष्प्रभाव उसकी ज़िंदगी पे पड़ेगा और उसके बच्चों की भी ज़िंदगी पे पड़ेगा, लेकिन वो मानती नहीं है। बार-बार पति के मना करने के बावजूद वो मानती नहीं है और अशरफ के पास जाती है, उससे संबंध बनाने लगती है, जिससे कि जो कि पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इस तरह से वो लड़का उत्तराखंड का होता है और जिसके साथ वो संबंध रखती हैं। फिर धीमे-धीमे इसी तरह से आगे बढ़ता है और पति को उसके पता चल जाता है कि उसकी बीवी का संबंध किसी अंतर पर्सन से है
और पति उसको मना भी करता है कि इसका दुष्प्रभाव उसके ज़िंदगी पे पड़ेगा और उसके बच्चों की भी ज़िंदगी पे पड़ेगा, लेकिन वो मानती नहीं है। बार-बार पति के मना करने के बावजूद वो मानती नहीं है और अशरफ के पास जाती है, उससे संबंध बनाने लगती है, जिससे कि जो कि पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इस तरह से, लेकिन वो कहना नहीं मानती है और लगातार इसी तरह से वो करती रहती है। और कुछ दिनों के बाद उसका संबंध एक और लड़के से हो जाता है, और जिसकी दोस्तों इस तरह से उसका पति तो इस सब संबंधों की वजह से परेशान था ही, साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी परेशान रहने लगता है। और इस तरह से धीमे धीमे दिन बीतता जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, मना करा जाता है, लेकिन महालक्ष्मी नहीं मानती है। और इस तरह से दोस्तों वो वही काम आगे करती रहती है दूसरे लड़कों के साथ। पति के बार बार बोलने पे पति का घर छोड़ देती है और वो बेंगलोर में ही एक कमरे का किराए का घर लेकर के रहने लगती है, तीसरी मंजिल पे रहती है। अब माता पिता को जब इस सब वाक़ये के बारे में पता चलता है तो माता पिता उसके पास जाते। माता पिता के 2 लड़के होते हैं, एक का नाम नरेश होता है, एक का नाम अप्पू सिंह होता है। तो अप्पू सिंह को उसकी पत्नी के साथ इनके पास रहने के लिए माता पिता भेज देते हैं। तो उस पे उसको बहुत ख़राब लगता है महालक्ष्मी को कि मेरे भाई और भाभी आकर के यहाँ पे रह रहे हैं। धीमे धीमे समय आगे बढ़ने लगता है और वो एक मॉल में जॉब करने लगती है। बैटरी के शोरूम होता है, वहाँ पे वो जॉब करने लगती है। धीमे धीमे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मूर्ति रंजन रॉय होता है, और वो वहाँ पर मैनेजर होता है। तो धीमे धीमे उससे उसकी बातचीत होने लगती है और इस तरह से धीमे धीमे वक्त गुजरता है। दोस्तों दोनों की मुलाकातें होती हैं और दोनों एक दूसरे से बराबर संबंध बनाने लगते हैं। अब धीमे धीमे मुक्ति रंजन रॉय उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है, वो बहुत पैसे वाला होता है। अब उसको मिलने के लिए जगह चाहिए होता है। अब उसको भैया और भाभी जो उसके घर में उसके साथ रहते हैं उनसे परेशानी होने लगती है कि मिलने के लिए उसने एक घर ले रखा है, लेकिन वो उनकी वजह से नहीं ला पाती है। तो वो उनसे लड़ाई करती है और रोज़ लड़ाई करती है, जिससे भैया और भाभी परेशान हो जाते हैं और वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगते हैं और इस तरह से दिन बीतता जाता है। दोस्तों आगे मुक्ति रंजन रॉय के साथ ये रहती हैं तो इनके हस्बैंड का, इसके जो पति थे उनके साथ इनका तलाक चलता रहता है, तो वो भी प्रोसेस चलता रहता है। तो मुक्ति रंजन रॉय के साथ जब ये रहती हैं तो मुक्ति रंजन रॉय भी फिर थोड़ा परेशान रहने लगता है इनसे और वक्त और आगे गुजरता है। एक दिन का वाक़या होता है, सितंबर 1, 2024 की बात है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उसी 3 मंजिले इमारत की कमरे में जाते हैं। तो वहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए जो महालक्ष्मी होती है वो मुक्ति रंजन से पैसे की डिमांड करती है। मुक्ति रंजन तुरंत मना कर देता है, कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा लुटाया है, अब मेरे पास बिल्कुल भी तुम्हारे लिए पैसा नहीं है। जिससे कि महालक्ष्मी को गुस्सा आता है और वो उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी वगैरह वगैरह कहती है। और दोनों में फिर बहुत कहा-सुनी हो जाती है, स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, इतनी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है कि मुक्ति रंजन रॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोस्तों गुस्से के मारे वो महालक्ष्मी का गला दबाने लगता है और गला इतना ज़्यादा वो दबा देता है कि महालक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। और महालक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। मुक्ति रंजन का दिमाग काम नहीं करता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर बाहर निकल जाता है, बाहर बाज़ार में जाता है। बाज़ार में जा कर के वहाँ से एक दोस्तों चाकू लेकर के आता है और वो चाकू ला कर के वापस जब उस कमरे में आता है
तो वहाँ महालक्ष्मी की लाश पड़ी होती है। उस लाश के वो छोटे-छोटे टुकड़े करता है और उन छोटे-छोटे टुकड़ों को एक उसमें कंटेनर में भरता है और 165 लीटर की 165 लीटर के फ्रिज में उसको डंप करके घुसेड़ करके उसको रख देता है। और उसकी समझ में नहीं आता है कि दोस्तों अब मैं क्या करूं, तो वो फ्रिज में उसको किसी तरह घुसेड़ करके और वहाँ पे छोड़ करके चला। दोस्तों उसके 59 टुकड़े करके वो फ्रिज में उसको डैम्प कर देता है, पूरी साफ सफाई करके वहाँ से फिर वो चला जाता है। इस तरह 18 दिन गुजर जाते हैं महालक्ष्मी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद एक तरह से बोला जाए तो 18 दिन धीरे-धीरे गुजर जाते हैं, तो आस-पड़ोस के लोगों को थोड़ी-थोड़ी महक आने लगती है। फिर और दिन बीतते हैं तो बदबू सी आने लगती है, जिससे कि आस-पड़ोस के लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। दोस्तों पुलिस आती है और फिर पुलिस मकान मालिक को बुलाती है। मकान मालिक के पास इसके 2 इमरजेंसी नंबर होते हैं। एक इनकी बड़ी बहन महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर होता है और दूसरी इनकी माँ का नंबर होता है। उनसे कांटेक्ट किया जाता है और माँ और बहन जल्दी से आते हैं और फिर पुलिस घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाती है तो पूरे घर की छानबीन होने लगती है। छानबीन होने के बाद दोस्तों ऐसा पाया जाता है, सब दंग रह जाते हैं। जब फ्रिज खोला जाता है तो उसमें उसके लाश के टुकड़े हुए रहते हैं और फिर इसके बाद उठता है शक। शक किस पे उठता है, तो शक पे सभी लोग इसके पति के ऊपर शक करने लगते हैं, जिससे इनका तालाक चल रहा होता है। पुलिस इनके पति से कांटेक्ट करती है दोस्तों, हेमंत दास से कांटेक्ट करती है। फिर उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने पे वो बोलता है कि मेरा तो इससे कोई संबंध ही नहीं रह गया था, काफ़ी दिनों से ये मेरे को छोड़ चुकी थी। तो फिर वो बताता है कि ये अशरफ के पास चली गई थी। अशरफ के पास जब वो चली गई थी तो ये सुन करके पुलिस अशरफ के पास जाती है और जिससे कि मीडिया में काफ़ी हलचल फैल जाती है कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फिर अशरफ बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इनका जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ होता है। उस मोबाइल को ऑन करके जब उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट देखी जाती है तो उसमें एक नाम आता है मूर्ति रंजन रॉय। और मूर्ति रंजन रॉय से बातचीत करने के लिए जब कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि वो यहाँ से बेंगलोर से वो अपने गांव भाग चुका होता है और वो यहाँ पे नहीं होता है, वो गांव चला गया होता है। गांव में दोस्तों उसकी माँ होती है और भाई होता है। तो भाई को वो सारी घटना बताता है और भाई जब सुनता है तो कहता है ये बहुत बुरा हुआ और इसमें बचने की मतलब चांसेस कम है। तो वो परेशान हो जाता है मुक्ति रंजन रॉय और वो रात को जब सब सो जाते हैं तो 3 पेज का एक लेटर लिखता है और सुबह 4 या 5 बजे स्कूटी उठाता है और स्कूटी से वो एक पास में जंगल होता है वहाँ चला जाता है और जंगल में जा कर के फिर उस समय पुलिस को जानकारी मिलती है कि मुक्ति रंजन रॉय ने खुद आत्महत्या कर ली। तो हलचल मच जाती है। तो उसको सत्यता पता चल जाता है। उस लेटर में वो सारी चीज़ें घटना लिखे रहता है और पुलिस समझ जाती है कि हत्या इसी व्यक्ति ने की है और उसने इसीलिए अपनी खुद की गुनाहों की सज़ा अपने आप को दी। और उसमें वो लिखता है कि ये जो महालक्ष्मी थी इससे मैं बहुत परेशान हो चुका था। ये किसी और भी पुरुष के साथ संबंध बना रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और मैंने ही उसका मर्डर किया है, उसकी हत्या की है। तो इस तरह से पुलिस के समझ में आ जाता है कि हत्यारा कौन है। दोस्तों लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि अब आपस में बातें करने लगते हैं कि ये क्यों इस तरह से उसने उसके इतने टुकड़े कर दिए
और वगैरह-वगैरह बातचीत होती है लोगों के बीच में आपस में। तो इस तरह से ये जो पूरी घटना थी दोस्तों, ये पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से हमने सुनाई है। इसमें घटना में जो कुछ भी रिपोर्ट में थी वो सारी चीज़ें हमने आपके आगे प्रस्तुत की है। और अब आप इसकी घटना में आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी-कभी कुछ लोग, कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के इस तरह का कदम उठा लेते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठा कर के एक के बाद दूसरे, दूसरे पति के बाद तीसरे, चौथे इस तरह करते-करते उनकी खुद की ज़िंदगी को वो समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप राय ज़रूर लिखिएगा, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, जिससे हम और अच्छी और सत्य घटनाएँ आपके आगे प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।